नमस्कार, स्वागत है आपका मनपा के मुद्दे हमारे ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। नागपुर महानगर पालिका चुनावों की कुछ ही दिनों के बाद में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ये जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ आखिर चुनावी मुद्दे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे ये खास कार्यक्रम है। और हम ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जो राजनीति के मुद्दों को एक तरीके से तैयार करते हैं। हमारे साथ अविनाश ठाकरे हैं। नागपुर महानगर पालिका की जब बॉडी एक्टिव थी, अब तो एक्टिव नहीं है, 3 साल हो गए हैं, तब एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये संभाल रहे थे सत्ता पक्ष नेता की। तो सर से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनावों में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। सर ये बताइए, क्या कुछ चुनावी मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? बड़ा ठंडा ठंडा चुनावी माहौल लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा जान पड़ता है। महानगर पालिका का जो चुनाव है वो जो स्थानिक इकाई है, स्थानिक नागरिक है, उनकी जो समस्या है उसके ऊपर रहता है। तो इस चुनाव में मेजर स्थानिक जो मुद्दे हैं वो रहेंगे। और दूसरा ऐसा है कि ये चुनाव है कार्यकर्ताओं का। तो पिछले 9 साल से चुनाव नहीं हुए, इसलिए एक जनरेशन जो 2022 में लड़ सकती थी, अभी लड़ नहीं पाई, इसलिए वो अब यहाँ पर प्रयास करते। तो उनकी भी एम्बिशंस जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो ये सब को लेके मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट भी, लोकल लीडरशिप डेवलपमेंट का भी चुनाव है और नागरिक समस्याओं छुड़ाने का भी ये चुनाव है। और इसमें आप जो कह रहे हैं कि ठंडा ठंडा इसलिए लग रहा है कि लोगों को विकास दिख रहा है। नितिन जी और देवेंद्र जी, हमारी केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने जो डेवलपमेंट कराई है, तो उसके चलते लोगों के मन में एक भावना है कि ये लोग विकास कर सकते हैं, हमने इनके साथ में खड़े रहना चाहिए। इसलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं अभी घूम रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों का तय हो चुका है कि हमको कमल को महानगर पालिका में पहुँचाना है, इसलिए ज़्यादा चहल पहल नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो चुनाव की भी बात करेंगे और विकास की जो बात आपने कही है उस पर भी बातचीत करेंगे। चूंकि ये महानगर पालिका का चुनाव है, गली मोहल्लों का चुनाव है, तो हम ऑटो में बातचीत करेंगे। ऑटो में बैठ के आपके प्रभाग, जिसको आप अब तक 3 साल पहले तक रिप्रेजेंट करते आए हैं, उसे हम घूमेंगे भी और उसी को घूमते घूमते आपसे बातचीत भी करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है बहुत बहुत। हम ये ऑटो में बातचीत कर रहे हैं। ऑटो में बातचीत करना थोड़ा सा किसी को अस्वाभाविक भी लग सकता है कि कैसे आप नेताओं के साथ में ऑटो में बातचीत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये गली मोहल्लों का चुनाव है, नागपुर महानगर पालिका का चुनाव है, मनपा का चुनाव है, ऐसे में बेहतर जरिया हो सकता है कि आप घूमते घूमते बातचीत करें, इसलिए हम ये कंसेप्ट लेके आए। कभी ऑटो में बैठने का ऐसा अवसर आता है क्या, या आप प्रिफर करते हैं बैठना? बहुत बार बैठता हूँ। अभी हम लोग मुंबई जाते हैं, वहाँ पर भी ऑटो टैक्सी में बैठते हैं। मुंबई से जब नागपुर आते हैं तो ज़्यादातर हम रेलवे से ही आते हैं। तो रेलवे से या तो अजनी हमारा उतरना होता है या फिर बर्डी स्टेशन पे, तो वहाँ से हम लोग ऑटो में ही घर में आते हैं सवेरे। तो ऑटो कोई नया नहीं है, जमीनी स्तर के लोग हैं तो ऑटो में हमेशा घूमते रहते हैं। और वैसे भी मैं ये एयरपोर्ट के ऑटो और टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, तो बार बार उनके हाथ में बैठना भी पड़ता है। ये जानकारी जो है ये मुझे लगता है कि ना मेरे पास में थी अब तक, ना हमारे दर्शकों तक ही, आपके माध्यम से वो भी पहुंच रही है। क्या लग रहा है, किस तरीके से है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, विपक्ष का रोल किस तरीके से दिखाई पड़ता है? देखिए, पिछले 3.5 साल से चुनाव हुए नहीं है, प्रशासक राज था। और इस प्रशासक राज में स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा आया, लेकिन वो जो है वो डेवलपमेंट जो है वो बड़े पैमाने की डेवलपमेंट, मतलब सीमेंट रोड है, बड़े बड़े बगीचे है, या फिर मतलब ब्रिजेस है। लेकिन चूँकि जो बेसिक समस्या है लोगों की रहती है, जैसे कचरे की समस्या है, लाइट की समस्या है, मेंटेनेंस की समस्या है, किसी को बेंचेस चाहिए, किसी को ट्री गार्ड चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो प्रशासक राज में लोगों को नहीं मिली। और इसीलिए ये चुनाव जरूरी है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जो इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता, वो छोटे छोटे इकाइयों के माध्यम से सॉल्व होता है। तो इसीलिए वजह से वही एक मुद्दे रहेंगे कि कहीं पे सफाई का मुद्दा रहेगा, कहीं पे पानी का मुद्दा रहेगा, कहीं पे रोड खराब गड्ढे पड़े उसका मुद्दा रहेगा, तो किसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसी पे चुनाव हम लोग लेके जाएंगे। सेकेंड थिंग ऐसा है कि एक ग्रोथ, सिटी ग्रोथ का भी जो इश्यूज है कि लोगों को जो ऐसा शहर जिसमें लोग रहना पसंद करेंगे, ये किस तरीके से बन सकता है, इसका हमारा नियोजन 2007 से चल रहा, उसमें बड़े पैमाने पर हम लोग आगे भी आए। जो भी बचा है वो हमको कंप्लीशन पे लेके जाना है। अब भांडेवाड़ी का विषय, हमारा कचरे का विषय, उसको हमको रिजॉल्व करवाना है। नाग नदी से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये इशू आया था।
उसको हमको रिजोल्यूशन उसके बारे में हमको काम करना है। एजुकेशन सिस्टम में भी हमको काम करना है कि अभी पिछले एक टर्म पहले मतलब हमारी जब 2022 में हम रिटायर हुए उसके पहले हमने प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूशन को हमने मतलब प्राइवेट संस्थाओं को स्कूल चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और जो मराठी लैंग्वेज की जो स्कूल थे उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की पहल की। आकांक्षा फाउंडेशन के साथ में बड़ा जबरदस्त काम हुआ। अभी उसको और बड़ी पैमाने पर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 21st सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे शहर का हर आदमी 21st सेंचुरी के हिसाब से बने, ये भी हमारा एक सपना है, उसके लिए भी काम करेंगे। बेरोजगारी के इशू के ऊपर अभी मैं जब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तब मेरे बजट में इनोवेटिव प्रोजेक्ट का मैंने सबसे पहले उसमें जिक्र किया था, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। महिला स्वयंसेवी संस्था है, बचत गट है, तो ये भी जो अधिकार है वो महानगर पालिका की तरफ ही आते हैं। तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी या फिर देवेंद्र जी की जो हमारी राज्य की योजना है वो बड़े पैमाने पर उस टप्पे कर ले जाके उनकी भी ग्रोथ करवाना। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी सेंट्रल की और स्टेट की योजनाएं तो वो महानगर पालिका से ही चलती है, तो ये सारी योजनाएं भी हम लोग को वहाँ से लेके जाना पड़ेगा। बाद में वो वर्कर्स के लिए जो है योजना, अभी पट्टे वाटप के विषय और वर्कर के भी विषय, तो इनकी भी बहुत सारी स्कीम्स है जो हमको पहुंचाना है। हमने जब स्टार्ट किया था 24/7 का, तो हम लगभग काफ़ी सारी एरिया में 24 आवर्स पानी देते थे, लेकिन आज वहाँ पर की भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, तो वहाँ पर और टाँकियों का निर्माण करना और हमारा नेटवर्क बढ़ाना, वाटर नेटवर्क बढ़ाना, और आने वाले 50 सालों में हमारा नागपुर शहर कौन सी चीज़ें झेल पाता है, मतलब किस उसके ऊपर भी नियोजन करना। अब मेट्रो आई है, मेट्रो कॉरिडोर के साथ में हमने एक मेट्रो कॉरिडोर में एक नया टीडी ये लागू किया था, अपना डेवलपमेंट प्लान लागू किया था, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आजकल में हम लोग देखेंगे तो नागपुर में रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़े मतलब ये चल रहा है, रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि जो मकान मालिक है वो मकान मालिक अपनी जगह जो है, या फिर फ्लैट स्कीम है वो फ्लैट स्कीम के मेंबर अपनी जगह जो है बिल्डर को देते हैं, वो उसको रीडेवलप करते हैं, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं और लोगों को फिर से देते हैं। तो उसके बारे में भी हमको कुछ पॉलिसी जो पब्लिक को एक्सपेंसिबल ना हो इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो नागपुर का अभी वर्टिकल डेवलपमेंट चालू हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट था, अभी मैं भी जिस प्रभाग में रहता हूँ वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर वर्टिकल डेवलपमेंट चालू हुआ। तो वर्टिकल डेवलपमेंट चालू होता है तो पुरानी जो व्यवस्था हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के हिसाब से हमने बनाई वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। पर ये जो आप डेवलपमेंट की बातें बता रहे हैं उन सबके साथ में शहर के सामने भी अपने तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौतियां भी निकल कर सामने आ रही हैं। अब ये हो रहा है कि शहर इतना विकसित हो रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, लेकिन कुछ बारिश होती है, थोड़ी बारिश होती है तो शहर के कई हिस्से जाम हो जाते हैं। पहले ये था कि नगर सेवकों की जब व्यवस्था होती है तो हो सकता है कि अधिकारी कर्मचारी महानगर पालिका के जल्दी सुनते हैं, लेकिन अब बीते 3 साल में जब ये दौर रहा है और ख़ासतौर से बारिश के मौसम को जो दौर रहा है उसमें बहुत समस्या हुई। ये है कि आप अधिकारी को फ़ोन लगा रहे हैं, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जोन कार्यालय में जा रहे हैं, हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई हो नहीं रही। पहले संभव है कि नगर सेवकों की व्यवस्था की वजह से वो हो रही, तो लेकिन अब जो सोचा जा रहा है नागपुर शहर के बारे में, शहर जब इतना विकसित हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी देरी हो गई, इसके बारे में थोड़ा और पहले सोच लिया जाता? नहीं, क्या है कि डेवलपमेंट जो है ना वो सेंचुरी में कब चेंज हो जाएगा लोगों का माइंड ये पता नहीं चलता। अभी हम लोग 2020 तक जो हम लोग काम कर रहे थे तो 2020 तक लोगों की मानसिकता ये वर्टिकल डेवलपमेंट की थी नहीं शहर के, लेकिन अचानक से 2020 के बाद में हम लोग वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ जाने लगे। और मेट्रो कॉरिडोर जब से चालू हुआ, अभी मेट्रो की शुरुआत हुई तो मेट्रो कॉरिडोर में मैक्सिमम लोगों को अभी फाइनेंशियल गेन होने लगा, कमर्शियल गेन होने लगा, तो वहाँ पर भी वो चालू हुआ। तो ये 2020 के बाद में एकदम सामने से आया, और उसके बाद में 2022 को महानगर पालिका खत्म हो गई, 3 साल प्रशासक का राज चला। तो हमारी जो आइडियाज है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको महानगर पालिका चाहिए। बहुत सारे जगह पे रिजर्वेशन है अभी भी। अब रिजर्वेशन का मामला सुलझाना है, हमको नया डीपीआर देना पड़ेगा। नया डीपीआर को मान्यता नागपुर महानगर पालिका देगी। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग वहाँ पर महानगर पालिका गठित होगी, उसके बाद में सारे हम लोग इशू एड्रेस कर पाएंगे। बट आने वाले समय में शहर के इशू है, ये ध्यान में रख के हमको काम करना पड़ेगा। दूसरा ऐसा कि आपने कहा कि सीमेंट रोड बढ़ने से काफ़ी सारे एरिया में पानी बढ़ जाता, सही है, बट उसको सॉल्व करने के लिए अमृत की योजना हमने लाई। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्डर्स ने बिल्डिंग तो बनाई,
लेकिन अपनी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सीवर लाइन की ड्रेनेज सिस्टम वो वाटर लाइन को जोड़ दी है। अभी अमृत योजना का जब काम चल रहा तो ऑटोमेटिकली वो बातें सामने आ रही, और वो जो इलीगल कनेक्शन है वो हम लोग अभी रेगुलराइज करके मेन सीवर लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं। ये मेन सीवर लाइन का पानी जाएगा नाले में 15-16 फीट नीचे में, वो जाएगा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में, वो ट्रीट होके नदी में जाएगा, तो उसका स्लज जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर बारिश का पानी सीवर लाइन में नहीं घुसता तो नाले का बैक वाटर आने की, नदी का बैक वाटर आने की जरूरत नहीं, तो सिस्टम अभी रेडी हो रहा। जब अमृत योजना खत्म हो जाएगी ना तो वाटर लॉगिंग का भी इशू लोगों का सॉल्व होगा, वो नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। मतलब एक बारिश में मैं मानता हूँ कि लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद में जो बारिश में है वो पानी लोगों के घर में नहीं जाएगा। तीसरा ऐसे कि हमारे DCR जो है, DCR ये कहते कि आपकी जो बिल्डिंग बनी है, आपका जो मकान बना उसकी लाइफ 30 साल। अब वो 1990 में बने हुए मकान है, वहाँ पर रोड विड्थ और एग्जिस्टिंग सीवर लाइन सिस्टम की जो हमारी टोपोलॉजी है, उस टोपोलॉजी के हिसाब से उनकी जो घर की प्लिंथ है वो जमीन बहुत नीचे है, तो जो लो लाइन के एरिया है वहाँ पर पानी भर रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग वो नई अमृत योजना के तहत बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल बाद वो इशू भी नागपुर शहर का खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पानी पहले हिंगना में बारिश होती थी, लेकिन जो बीच वाला जो एरिया था शास्त्री नगर, वहाँ पर मकान ही नहीं थे, वो पानी पूरा आजू बाजू में फैलता था और नाले में निकल जाता था। अब नाले में नहीं जाता था, फैल के प्लॉटों में खड़ा रहता था। अभी क्या हो रहा, सब मकान हो गए, तो 24 मीटर विड्थ का जो नाला है वो नाले में अगर पूरे शहर का पानी जाएगा और उस वक्त अगर मोर देन 50 mm बारिश हुई तो नाला सिस्टम नहीं भर पाएगा, वो बाहर फेंकेगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल वो हमारी जो अमृत योजना है वो निश्चित तौर पर करेगी। उसका प्लानिंग ऑलरेडी चालू हुआ है, अभी इम्प्लीमेंटेशन भी चालू है। अब आपका जो प्रभाग है इसकी अगर हम बात कर लें कि ये नागपुर शहर भी जो है या नागपुर शहर की जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति है और शहर की जो एक अपने तौर पर यात्रा रही है उसमें जिस तरीके से शहर में बदलाव है, अलग अलग इलाकों की अलग अलग तरह की चुनौती है। आपका जो प्रभाग है वो थोड़ा सा प्रभाग 35 आपका जो प्रभाग है उसकी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आपको लगती है और उनको आपने किस तरीके से एड्रेस किया है? आप ही का ये प्रभाग है, हम शहर के बीचों बीच हैं, लेकिन थोड़ा सा गांव का माहौल हमें शहर के बीचों बीच दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहा है, बैल जोड़ी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। किस तरीके की समस्याएं हैं आपके प्रभाग की? ये जो प्रभाग है ये नागपुर का डेवलपिंग एरिया है, इसमें गांव भी है, इसमें शहर भी है, इसमें NIT के भी लेआउट है, इसमें कारपोरेशन का भी हिस्सा है, तो इसमें झुग्गी झोपड़ियाँ भी है। तो अलग अलग समस्याएं जो है, हम अलग अलग प्रकार की समस्याएं समय समय पर आती है, हम उसको एड्रेस कर जाते हैं। अब बहुत बार मतलब कुछ समस्या ऐसी है कि बिल्डर ने स्कीम डेवलप कर ली, लोगों को दे दी, अब DCR के तहत उन्होंने हैंडओवर सर्टिफिकेट नहीं लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो पानी की लाइन नहीं जा सकती। उन्होंने कारपोरेशन को हैंडओवर नहीं किया तो उसके मेंटेनेंस के इश्यूज आते हैं। तो ये हम तो पब्लिक को बता नहीं सकते कि आपके बिल्डर ने हमको हैंडओवर नहीं किया, हम आपका मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो पब्लिक को भी बताएंगे, पब्लिक बोलती फिर आप इसलिए आप हमसे वोट क्यों लेते हैं। तो ये टेक्निकल इश्यूज है जिसमें अधिकारी बोलते हैं कि मैं अपनी नौकरी क्यों कमाऊं, अगर ये हैंडओवर नहीं हो तो मैं कहाँ से पैसा खर्च करूंगा। अभी जैसा ये नाला है, अब ये बहुत बड़ा नाला यहाँ से चल रहा है, अभी ये दीवार बची है, तो ये इसका पोर्शन जो है मिहान के तरफ है, अभी कारपोरेशन इसमें काम नहीं कर पाती। हम लोग अभी मिहान के एरिया में घूम रहे हैं, अच्छा। मिहान रीडेवलपमेंट में घूम रहे हैं हम लोग, मतलब मुयार पुनर्वसन में। जो NIT का ये क्या कहता है रूल, ये कहता है कि वो डेवलप करके जाएंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, तो और वो हैंडओवर भी नहीं होते जब तक। तो हमने एक स्ट्रेटेजी निकाली है, कारपोरेशन आपके एरिया में NIT की ज्यूरिडिक्शन में बहुत सारा पैसा देती है, तो आपके यहाँ पे जो पैसा आता है प्लान सैंक्शन का हो चाहे एरिया सैंक्शन का हो, तो पैसा आप मेंटेनेंस में खर्च किया कीजिए। तो उन्होंने मान लिया, तो वो इशू उस तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं। मेजर इश्यूज तो हमने खत्म कर दिए अभी आपके प्रभाग। हाँ, हमारे प्रभाग। एक आपसे अनुभव जानना चाहूँगा, 2022 तक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉडी एक्टिव थी, उसके बाद में फिर 3 साल ये रहा कि प्रशासक राज रहा, लेकिन एक तर्क ये भी दिया गया कि अब महानगर पालिका की अपनी व्यवस्था है और उसमें नगर सेवकों की अपनी व्यवस्था है, लेकिन एक बेहतर विकल्प है कि नगर सेवकों की व्यवस्था नहीं रहेगी, प्रशासक राज रहेगा, तो बिल्कुल एक तरफा या एक नज़रिए से काम होगा, एक दृष्टिकोण से काम होगा, अधिकारी पूरी तरीके से कामों को करेंगे तो कामों की गति और अधिक तेज हो सकती है। इस तरीके का तर्क दिया जाता था, तो ये तर्क क्या मतलब, ये इसको आप खारिज करते हैं या ये सक्सेसफुल आप इसको इस तरीके से देखते हैं? जब चुनाव हुआ तो जनता में काफी बड़ी खुशी की लहर थी कि चलो अब हमारा कोई तो है बात करने वाला, वहां पर आने वाला है।
तो जनता ने खुद बोल दिया। क्या होता है, हर इशू जाके फंड पे रुक जाता है। अब प्रशासक के पास जितना फंड है, प्रशासन के पास उतना वो करेगा। लेकिन अगर फंड खत्म हो गया तो क्या करेगा? तो जनप्रतिनिधि क्या करेगा? किसी आमदार साहब की तरफ जाएगा, खासदार की तरफ जाएगा, या फिर मंत्रालय में जाएगा। स्थिति है कि नगर सेवक भी आपके थे, सबसे ज्यादा विधायक भी आपके ही हैं, मुख्यमंत्री भी आपके हैं, केंद्रीय मंत्री भी आपके हैं, तो नागपुर शहर को फंड की तो कोई कमी है ही नहीं। कमी नहीं है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, कमी है, कमी नहीं है ना। लेकिन वो अगर एक एरिया के लोग डायरेक्टली प्रशासक के तरफ जाते हैं और वो बोलते हैं हमारा ये काम है, अब उसके लिए वो प्रशासक अगर वो पैसा रिलीज नहीं करता तो उसका काम ही नहीं होगा ना। लेकिन वो जनप्रतिनिधि की तरफ जाता है तो वो आमदार के पास से फंड ला के प्रशासक को देता है, भैया ये काम जल्दी करा दे। तो प्रशासक के पास वो पावर नहीं है किसी को फंड मांगने की, जनप्रतिनिधि के पास है, तो काम को स्पीड मिलती है। और सिटी का प्लानिंग भी जरूरी है। मेरे एरिया की जानकारी मुझे ज्यादा जाता है, वो डिपार्टमेंट को क्या मालूम है? वो तो सवेरे 10 से 5 ड्यूटी करना है, घर जाना है। लेकिन मैं जिस एरिया में अभी मतलब जहाँ का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मुझे उसकी गली गली मालूम है, तो उसका स्ट्रक्चर मालूम है, वहाँ के लोगों का स्टाइल ऑफ लिविंग मालूम है। तो अगर मैं विजनरी नेता हूँ, मैं विजनरी अगर लीडर हूँ, तो मैं उसी तरीके से काम करूँगा ना। इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं? आपकी क्या तैयारी है? आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? ऐसी जानकारी लग रही है कि आपने अपनी तरफ से मांग नहीं की है कि इस बार आपको टिकट दी जाए। देखिए, सीनियरिटी के हिसाब से हम देखा तो मैं 19 साल से नगर से हूँ। अब डिसीजन मुझे लेना है, डिसीजन पार्टी ले लेगी। अब एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं सोचता हूँ, तो जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी उसको ओन करना है मुझे। अगर पार्टी कल मुझे बोलेंगे कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, तो ओन करूंगा। पार्टी बोलेगी कि नहीं आप रुक जाइए, आपको दूसरी जगह सेटल करना है, वो अभी एज अ पार्टी वर्कर करके सोचना 25 साल बाद ये मेरा कर्तव्य बन रहा है और वो मैं कर रहा हूँ। अभी इस समय टिकट के अलॉटमेंट और बाकी सब प्रक्रिया में एक सर्वे का जिक्र बड़ा बार बार हो रहा है कि 3 सर्वे हैं, 4 सर्वे हैं, 5 सर्वे हैं, उसके आधार पर टिकट दी जाएगी। गडकरी साहब बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सर्वे जो बोलेगा, जनता जिसे बोलेगी हम उसे टिकट देंगे। तो वाकई में सर्वे के आधार पर टिकट तय होगी? देखिए, सर्वे की एक प्रक्रिया होती है, उसमें असेसमेंट निकलता है, व्यक्ति के बारे में निकलता है, पार्टी के बारे में निकलता है, विचारों के बारे में निकलता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लान के बारे में निकलता है। अब किसी के बारे में लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, किसी के बारे में बुरा बोलेंगे। हुआ क्या है कि 3.5 साल की गैप में कुछ जो नगर सेवक एक्टिव है, कुछ नहीं है, टिकट सबने मांगी है, तो उसका रिपोर्ट तो बाहर आएगा ना। चुनाव के बाद में ये तो आरोप नहीं होंगे कि भैया तूने इसको कम वोट दिए, कम अभी दिए, सर्वे में तो निकल के उसको कम वोट मिलेंगे। तो वो भी एक बहुत अलग अलग तरीके से पार्टी के नेता सोचते हैं, करते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन उनका काम जमीनी स्तर पर अच्छा होता है। और अगर सर्वे बिना कि अगर हम हाई प्रोफाइल लोगों को टिकट देने लगे तो उनके ऊपर अन्याय होगा। तो वो सब सामने आता है। वो सामने आने के बाद जिसकी जरूरत पार्टी को, पॉलिटिक्स में किसी को टिकट देने के लिए काम नहीं होता, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उस कार्यकर्ता को टिकट देने के बाद सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, उसका कहीं और हमको यूटिलाइजेशन मिल सकता है क्या। एक मुझे लगता है कि आपके साथ में हम कहीं बैठ के चाय पियेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और चाय पीते पीते आपसे और बातचीत करेंगे। एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, ओबीसी के प्रोस्पेक्टिव में और ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन पे भी हमें बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका या नागपुर इसको लेकर बहुत ज़्यादा केंद्रित भी है। और क्या ये जो चुनाव है, इस चुनाव में सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये भी देखेगी कि हर जाति को, हर कैटेगरी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। बिल्कुल। चलिए, ऐसा है कि जब ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हुआ था तब हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमने जन आंदोलन किया, हम जमीन पर उतरे, गांव-गांव में, शहर में हमने आंदोलन किया। और हमारे नेता देवेंद्र जी ने बोला था कि जब भी हमारी सरकार आएंगी हम 3 महीने के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन प्रमोट करेंगे। जब 1991-92 में जब रिजर्वेशन हमको मिला था 27% ओबीसी को, तब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या थी वो 39, मतलब वो करीब 31-31, मतलब 28-29% थी। उस हिसाब से हमको मिला था 23%, इस हिसाब से हमको मिला था। अभी वो जो संख्या है वो कई जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कई जगह कम हो गई। तो मोटा मोटी 32% अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो है वो रिजर्वेशन, उनकी लोक संख्या बढ़ी है और वो उनको 100% ऑफ पॉपुलेशन में हमको रिस्पेक्टिवली देना है। तो उनकी लोक संख्या बढ़ने से 50% की जो कैप है उसमें ओबीसी का नुकसान हो रहा है।
हम उसी बात पे लड़ रहे कि आप एक्सेस रिजर्वेशन इसलिए दीजिए क्योंकि उनको तो 100% मिल रहा है लेकिन हमारा खत्म होगा। अगर ओबीसी का 50% की कैप लगानी है तो शेड्यूल ट्राइब का भी रिजर्वेशन कम, मतलब उस आधार से सोचा तो वहाँ का भी रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो 100% ऑफ पॉपुलेशन देना है, तो उसको कम भी नहीं कर सकते। तो फिर वो एक तरीके से पिक्चर ऐसा होगा तो उससे सोशल इश्यूज जनरेट होगी कि उनको क्यों ज़्यादा, मतलब उनके बारे में आप अलग सोचते हैं और इनके बारे में अलग सोचते हैं। तो सोशल इशू को कंसर्न के लेके मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के बाद में इसका टोटल सोल्यूशन निकलेगा और यही कंटिन्यू रहेगा। नागपुर में 57% रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव हो रहा है, नागपुर और चंद्रपुर में। अगर कोर्ट का डिसीजन चुनाव प्रक्रिया हो जाने के बाद में आता है तो फिर आगे की प्रक्रिया किस तरीके से रह सकती है? कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करके तो चुनाव चल ही रहे, लेकिन जो एक बीच की थिन लाइन थी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो रिजल्ट दिया उस वक्त कि हम लोग अगर हमसे रिजॉल्व नहीं हो पाया हम लोग 3 बेंच के तरफ के लगेंगे, तो ये बहुत बड़ी लाइन। अगर वो 3 बेंच की तरफ गया तो उसका पूरा फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगी, डाटा की बात आएगी, डाटा हमारा जनगणना में मिल ही जाएगा हमको। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी एग्जैक्ट रिजर्वेशन कितना देना है ये निर्णय लेने में तकलीफ नहीं होगी। आज प्रॉब्लम है कि डाटा नहीं, इसलिए निर्णय लिया जा रहा। तो मुझे लगता है, ये मेरा तर्क है कि आने वाले ये जो चुनाव है ये चुनाव रुकने की संभावना कम है। शायद ये जो इशू है ये 3 बेंच के तरफ जाएगा, 3 जस्टिस के बेंच की तरफ जाएगा। इन द मीन टाइम जातीय जनगणना आएगी और उसमें 27% ओबीसी का रिजर्वेशन कंटिन्यू होगा, ये मेरा मानना है। आपका ये जो एरिया है इसमें कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ और प्लॉट के रेट भी हर हफ्ते में बढ़ते रहते। मतलब ये लाइन पे अभी 20,000 स्क्वायर फीट रुपए जा रहा है प्लॉट मांग रहे। ये मनीष नगर ये पूरा ये रोड और हर घर में इसकी वजह से क्या हुआ, ओन बिजनेसमैन तैयार हो गए, तो यही के लोगों को यहीं पे रोजगार मिला। इसलिए मेरे यहाँ पे रोजगार की समस्या बिल्कुल नहीं, चिंतन हो चाहे ये हो, डेवलप इतना अच्छा हमने किया है, प्लान डेवलप किए, लोगों को रोजगार की ज़्यादा चिंता नहीं। पर मनीष नगर में कई तरह की, इस इलाके की कई तरह की समस्याएं जो है वो निकल कर सामने आती। पानी एक तौर से बहुत बड़ी समस्या नहीं, पानी का तो इश्यू भी खत्म हो गया ना यहाँ पे तो पहले 24 आवर था, अभी कम से कम 10-12 घंटा रहता है। जो मतलब हाइट पे है वहाँ पे 5-6 घंटा तो रहता ही, और जो लो पे वो 24 आवर का। तो डिस्पैरिटी है, लोग फिर कोई मतलब जैसा यही रोड पे उधर में बीच में आपको 24 आवर पानी मिलेगा और इधर में 5-6 आवर मिलेगा। तो इनके अगर रिश्तेदार होंगे ना, अरे कहा भाव तेजा करी 24 आमच्या घरी पता ही है। तो ऐसा भी नगर सेवक को सुनना भी बहुत पड़ता है। आइए एक आपकी पार्टी ने टारगेट सेट किया है इस बार 120 नगर सेवकों का, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है हम लोग अचीव करना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट प्रॉपर रहे ना तो निश्चित तौर पर हम लोग अचीव करेंगे कि क्योंकि उस तरीके का काम भी शहर में चल रहा है और लोगों में ऐसा निगेटिविटी नहीं बेसिकली। हाँ, एक आध दूसरे कैंडिडेट के बारे में निगेटिविटी हो सकती है, उसके एरोगेंस के बारे में बात हो सकती है, उसके एटीट्यूड के बारे में बात हो सकती है, लेकिन एज अ पार्टी की हमने जो इस शहर को जो प्लान किया था 2007 में, उस दिशा में एक हम लोग कंसेप्ट एक जो डेवलपमेंट इशू है वो सॉल्व करते जो चल रहे हैं, तो पब्लिक में बीजेपी के अगेंस्ट में कोई निगेटिविटी नहीं। तीसरा ऐसा है कि तीनों जगह में, मतलब केंद्र में, राज्य में और स्थानिक स्वराज्य संस्था में एक ही पार्टी की सत्ता रहना चाहिए, ये लोगों को लगने लगा अभी। एजुकेशन का स्तर भी बढ़ गया, तो लोगों का थिंकिंग पैटर्न बदल गया अभी, तो उनको लगता है कि नहीं, अगर तीनों जगह पे अगर एक ही पार्टी की सत्ता रही तो डेवलपमेंट इशू में प्रॉब्लम नहीं आते। और इश्यूज भी बहुत जल्द, जैसा मेरे यहाँ पे तो कोई भी इशू रेज हुआ तो 10वें मिनट में कर्मचारी पहुंच जाता है, मैं इमीडिएट जा रहे उनसे मिलने वो कर ले। और डेवलपमेंट तो 24 मतलब 365 दिन यहाँ पर काम चलते रहता। नया एरिया है, मतलब नया एरिया होने की वजह से हमेशा पैसे आते रहते, हम काम करते रहते, खत्म भी नहीं होते आगे काम। अभी मैंने 24-25 करोड़ रुपए लाए सीमेंट रोड के लिए यहाँ पर, तो उसमें अभी 7-8 करोड़ के ही काम हुए, वो नवंबर तक के चलने वाला है सीमेंट रोड का पूरा क्लस्टर। व्हाइट टॉप क्लस्टर एक है, एक ब्लैक टॉप क्लस्टर है, तो काम तो चलते रहते। मतलब पब्लिक ने जो मांगा वो पब्लिक को मिल रहा, इसलिए पब्लिक में ज़्यादा ग्रीवेंस नहीं। 2024 में ही विधानसभा चुनाव में, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम होता है। क्या इसका रिफ्लेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में नहीं दिखेगा आपको, ऐसा लगता है?
हम लोग अगर मैथमेटिकली काउंट करें तो मुझे लगता है उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। मैथमेटिकली काउंट में कैसा है कि जैसा अभी हमारे प्रभाग में जो है, हमारे प्रभाग में अगर लोकसभा की हम लोग बात करें तो हमारी लीड कम हो चुकी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आप जो बोल रहे पोलराइजेशन को वोट नहीं हुआ ऐसा आप बोल रहे हैं, तो हमारी लीड कम हुई। लेकिन 4 नगर सेवक को तो चुनकर आएंगे ना, मतलब प्रभाग में नगर सेवक चुनकर अगर आना है, एक वोट से भी चुनकर आएगा। भले ही अगर हम टोटलिटी में बात करें तो अगर शहर का वोट शेयर कम हुआ, लेकिन वो एरिया का वोट शेयर अगर हमारे पास 10,000 की लीड थी वो 5,000 पे आई। तो लेकिन काउंट ऑफ हम लोग चुन करते हैं ना उस प्रभाग में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोकल चुनाव पे या छोटे चुनाव, निचले चुनाव पे उसका असर पड़ेगा। हाँ, लीड कम हो सकती है, पोलराइजेशन नहीं हो तो लीड कम हो सकती है, चुनाव नहीं हार सकते, या नंबर ऑफ नगर सेवक हमारी कम नहीं हो सकती। और कुछ लोग अभी भी शको शुक्बा ये रख रहे हैं कि सही में लोकल बॉडी बैठेगी कि नहीं बैठेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, पक्का बैठेगी, लोकल बॉडी पक्का बैठेगी, चलेगी भी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरेंस दे दिया है तो पक्का चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर 21 तारीख को अगर रिवाइज डिसीजन दिया तो 40 सीटों का चुनाव हमको फिर से करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। पर 40 सीटों का चुनाव फिर से होगा, करवाना पड़ेगा, उस वक्त तो करवाना पड़ेगा। अगर रिजल्ट आया तो, नहीं आया तो कंटिन्यूएशन में रहेगी। या इस तरीके से कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती कि पहले से ही वो 50% रिजर्वेशन को मेंटेन करके कैंडिडेट उतारे जाएं और उस तरीके से चुनाव लड़ा जाए? मुझे लगता है वो फिर अन्याय होगा, क्योंकि तुम्हारा रिजर्वेशन का जो मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो पॉलिटिकल डिसीजन तो हमको लेना ही पड़ेगा कि हम हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट आएगा, ये आशा रख के हमको काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी करके किसी एक समाज के ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं, ऐसा एक चित्र निर्माण होगा और जिससे और सही में वो अन्याय होगा। इसलिए हमको आशा रख के काम करना ही पड़ेगा। चलिए अविनाश ठाकरे जी, आपसे मनपा के मुद्दे इस कार्यक्रम में हमने खास बातचीत की, बड़ी अच्छी बातचीत रही। आपने न केवल अपने प्रभाग में किस तरीके से विकास काम किए उसकी जानकारी दी, समस्याओं की जानकारी दी और एक तरीके से लगभग आपने ये पार्टी का चुनावी एजेंडा क्या होगा वो आपने एक तरीके से बता दिया। क्योंकि हम फडणवीस साहब के, गडकरी साहब के भाषण में ये सुनते ही हैं कि अब ये जो शहर है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एक सस्टेनेबल शहर बनाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मनपा चुनाव का एजेंडा जो है वो रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।